का एपिसोड न केवल सरहद कहानी का आखिरी एपिसोड है बल्कि दलित ब्राह्मण पुस्तक का समापन एपिसोड भी है। चलिए एक छोटा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से हमारा नायक भीमा जब भारत पाक युद्ध के दौरान किन किन समस्याओं का जिक्र करता है जो सिपाहियों या भारतीय सेना के सामने होती हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिक्र पिछले एपिसोड में हुआ वह ये कि हमारा ब्रिगेडियर पाक सिपाहियों से या पाक सेना से मिला हुआ था, जिसके चलते अपने ही सिपाहियों पर गोली दागी गई। उसके बाद किस तरीके से सारा वाकया होता है, ब्रिगेडियर को पकड़ा जाता है, फिर फाइनली सीज फायर होता है दोनों तरफ से और सिपाहियों को जिन्हें पिछली बार छुट्टी नहीं मिली थी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। और दिल्ली और मुंबई दोनों ही रेलवे स्टेशनों पर सिपाहियों का जोरदार स्वागत किया जाता है। अब यहाँ से हमारे नायक का गांव का सफर शुरू होता है और कहानी भी आगे बढ़ती है। चलिए अब आगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। आइए, मेरी बस गांव की ओर सरपट जा रही थी। 2 वर्षों बाद गांव जा रहा था। कई यादों की भीड़ मन में लगी हुई थी। बेताब था कि घर कब पहुंचूंगा। अभी आधे घंटे का सफर बाकी था। सड़कें कोल तार से बन गई थी। बिजली के खंभे नजर आए। गांव में बिजली आ गई होगी। बस में काफी भीड़ थी। जवान के एक गांव आने पर किसी को जरा भी कौतूहल नहीं था। कहाँ हमारे नायक को दिल्ली और मुंबई में जोरदार स्वागत मिला, लेकिन वहीं अपने गांव में जस का तस, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। एक स्कूली बच्चे जरूर मेरी ओर देखते जा रहे थे। सरहद की जनता से हमें बेहद आदर मिला, लेकिन दूर की ये जनता सिविल पुलिस जितना भी सम्मान नहीं दे रही थी। इन्हें लड़ाई, राष्ट्र, आजादी, सेना आदि के बारे में कब पता चलेगा? ये अनपढ़ लोग हैं। तो ये त्रासदी है। उन्हें ये पता ही नहीं कि राष्ट्र क्या होता है, उसके लिए जीना मरना क्या होता है, एक जवान का सम्मान क्या होता है। इससे गांव वालों को कोई मतलब नहीं। सोचिए, संचार माध्यम के ना होने से कितना फर्क पड़ता होगा। इन्हें कुछ नहीं पता कि भारत पाक में युद्ध चल रहा है, हम भारतीय हैं और क्या हो रहा है बाकी दुनिया में। कितने बेखबर लोग हैं ये। नेमीनाथ के पिता मेरी ओर देख रहे हैं। उन्होंने मुझे पहचाना तो होगा, लेकिन बात नहीं की। उनके लिए मैं देश का जवान नहीं, महार का लौंडा ही था शायद। तो ये है हमारा भारतीय समाज। मुझे याद है, पेज नंबर नहीं याद, रेफरेंस मैं अभी आपको दे नहीं पाऊंगी, लेकिन एक एपिसोड में रतन जी ने जिक्र किया था कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जब वह हिंदुस्तान वापस लौटे, उस जमाने में तो हिंदुस्तान ही बोला जाता था, भारत तो बंटवारे के बाद बोला जाने लगा है। तो उनको लगा कि उनका बहुत जोर शोर से स्वागत होगा, जैसे गांधी या दूसरे पढ़कर आने वाले लोगों का होता है, लेकिन कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आया था, 2-4 लोगों को छोड़कर, जिसमें ज्यादातर घर के लोग, जान पहचान के लोग थे। ऐसा जाहिर किया गया जैसे डॉक्टर अंबेडकर का आना कोई मायने नहीं रखता इस देश में। बस वैसा ही कुछ हाल हमारे नायक भीमा का यहां पर है। बस से उतरा, गांव जैसा था वैसा ही था। स्कूल के बच्चे गणवेश में जा रहे थे, कुछ जाने पहचाने लोग। उन्होंने मुझे देख लिया, जरा सा मुस्कुराने की कोशिश की। मैं अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। मेरे आने की खबर घर तक पहुंच चुकी थी। दादा और माँ दौड़ते हुए सामने आए। उन्होंने मेरा सामान उठा लिया। रास्ते में कई लोग मेरी पूछताछ करने लगे। घर पर भी लोगों की भीड़ थी। माँ ने सबके लिए चाय बना दी। तब तक श्रीकांत और इंदिरा भी स्कूल से आ चुके थे। दूसरे दिन स्कूल में मेरे भाषण का आयोजन किया गया। मैं प्रधान अतिथि बनकर स्कूल गया। लड़ाई की घटनाएं बताई। कईयों ने मेरे सम्मान में भाषण दिए। देश पांडे मास्टर जी ने कहा, मेरा एक छात्र सरहद गया, वहां उसने लड़ाई लड़ी, इसका मतलब मैं भी सरहद लड़ा। क्या खूबसूरत बात है।
कितनी आसानी से दूसरों के एफर्ट्स को अपनी झोले में ये लोग डाल लेते हैं और बस यहीं से इतिहास का बदलना शुरू हो जाता है। उस दिन दादा और माँ को लगा कि अपनी इज्जत बढ़ गई। दादा मुझसे बेहद खुश थे। एक हफ्ते बाद नेमीनाथ से मिलने गया। शोलापुर शहर में सुधार हो गया था। कई सड़कें चौड़ी हो गई थी। कई जगहों पर नए भवन बन गए थे। शहर का विस्तार हो चुका था। उस दिन नेमीनाथ के साथ काजल फिल्म देखी। शाम को मनोज लॉज पर मुकाम किया। रात में रूपा से मिलने गया। रूपा राणू बुआ की लड़की थी। उसे भीमनगर में ब्याह गया था। रूपा का पति सुधाकर भी फौजी था। लड़ाई में पेट में गोली घुस जाने से उसे रिटायर कर दिया गया था। मैं रूपा के घर गया। वह छोटे बच्चे को खिला रही थी। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। कुछ देर बाद सुधाकर आ गया। उसने ठर्रा चढ़ाया हुआ था। उस पर काफी कर्ज चढ़ा हुआ था। अहाते में आते ही उसने रूपा को गालियां देना शुरू किया। रूपा ने बाहर आकर मेरे आने की खबर दी। वह अंदर चला आया। प्यार से मुझे सीने से लगाया। उसके मुंह से शराब की तेज बू आ रही थी। वह एक ही वाक्य में हिंदी, अंग्रेजी और मराठी शब्दों को ठूंस कर बोल रहा था। रूपा बता रही थी कि सुधाकर ने उसे कल पीटा भी था। सरकार से जो जमीन मिलने वाली थी वह अभी तक नहीं मिली है। बैंक में चपरासी की नौकरी के लिए अर्जी दे दी गई है, लेकिन वहां भी इंतजार करने के लिए कहा गया है। सुधाकर की हालत देखकर फौजी जीवन से मेरा भरोसा उठ गया। मैंने चाय ले ली। रूपा से विदा ली। सुधाकर मुझे छोड़ने चौराहे तक आ गया। वह डगमगा रहा था। उसने मुझसे 10 रुपए मांग लिए। मैंने दे दिए और रिक्शे पर बैठकर मनोज लॉज लौट आया। सिद्धना मुझसे मिलने के लिए काफी देर से राह देख रहा था। रात का भोजन लॉज में ही किया। फिर मेरा गांव मेरा देश फिल्म देखी। सिद्धना लॉज पर ही रहा। रात भर बातें करते रहे। विमल के बेटा हुआ था। पति के साथ उसकी अनबन थी। बाजार में सिद्धना से उसकी मुलाकात हो गई थी। इतने दिनों बाद भी उसने मुझे याद किया था। रात में काफी देर तक विमल का चेहरा आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। विमल की बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर नासिका, मुग्ध भाव से मुस्कुराना, उसकी कई बातें याद करने लगा। भगवान से प्रार्थना की कि ये मेरे लिए सपने में आ जाए और फिर सो गया। सपने में फायरिंग हो गई और मैं घायल। डरावने सपने से मैं जाग उठा। फिर सो नहीं सका। मुझे अशोक की याद आ गई। उसकी भी शादी हो चुकी थी। अब उसकी जवान विधवा का क्या होगा। रूपा की याद आ गई और उसके पति सुधाकर की भी। तो यहाँ पर एक जिक्र मैं करना चाहूंगी कि फौजी जीवन, फौजी जो है वो सरहद पर जाकर लड़ता है, पूरे देश के लिए लड़ता है, लेकिन क्या उस देश की रक्षा में उसकी अपनी पत्नी नहीं आती? उसकी रक्षा कौन करेगा? यदि एक फौजी अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो उस पत्नी की रक्षा कौन करेगा? ये एक सवाल मेरे मन में ये वाक्य पढ़ते वक्त बार बार उभर रहा है कि फौज को हम समझते हैं जो देश के सीमा प्रहरी हैं, देश के रक्षक हैं, और भी ना जाने क्या क्या उपमाओं से उन्हें सम्मानित किया जाता है, लेकिन वही फौजी अपने घर में औरतों को सम्मान क्यों नहीं दे पाते? उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पाते? मुझे एक फिल्म, एक शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आज ही देखी है, डुबकी, याद आ रही है, जो गंगा यादव के जीवन चरित्र को लेकर बनाई गई है। 19 मिनट की फिल्म है, वे जरूर देखिएगा। शॉर्ट मूवी में आती है डुबकी। उनका जो कोतवाल था मिश्रा जी, उसके अत्याचारों से दुखी होकर जो स्टेप गंगा यादव ने उठाए, उसके ऊपर वो फिल्म बनाई गई है कि जब समाज के रक्षक जिन्हें कहा जाता है वो ही अपने सुबॉर्डिनेट्स का शोषण करते हैं, तब क्या होता है? ऐसे लोग समाज को क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं? इस बाबत भी सोचने की अब जरूरत मुझे लगता है। समाज को सोचना चाहिए कि किस किस्म के लोग हैं रक्षा के नाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल में मैंने जो भाषण दिया था वह याद आ गया। माँ मांस पका रही थी। श्रीकांत पढ़ रहा था। इंदिरा पानी ला रही थी। दादा बहन के पास गए थे, लौट आए। आसपास के रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे थे, इसलिए घर में आने जाने वालों का तांता लगा था। दादा ने कुछ और ही प्लान बनाया था। उन्होंने मेरी शादी तय की।
छुट्टी तमाम होते होते दादा ने शादी की बात पर बहस छेड़ दी। मैं मिलिट्री में हूं, फिर शादी करके बीवी को घर लाकर क्यों रखूं? मुझे राणू बुआ की बात याद आ गई। उसने कहा था मिलिट्री वालों को लड़की नहीं देना, कसाई का कलेजा होता है उन लोगों में। मुझे रूपा की यातनाओं की याद आ गई, रूपा के शब्द याद आ गए। मैं अपनी बेटी को फौजी को तो नहीं दूंगी। जवानी को आग लगाते हुए कौन जिए। मुझे अशोक थोरात की बीवी की याद आ गई। मैंने शादी करने से पक्का इनकार कर दिया। तो मुझे याद है कि फौजियों को परिवारों को अपने साथ रखने की इजाजत नहीं होती। वे जहां जाते हैं अकेले जाते हैं, भटकाव का जीवन जीते हैं। साल 2 साल में यदि कभी छुट्टी सैंक्शन हुई तो बीवी बच्चों या माता पिता का की शक्ल देख पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये बात इसमें बिल्कुल सही लिखी है कि जवानी को आग लगाते हुए कौन जिए। ब्याह भी हो गया लेकिन आप तभी भी एक तरीके से आधे ब्रह्मचर्य जीवन का इस्तेमाल अपना पालन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति होती होगी फौजियों की। इसलिए इसमें लिखा गया पहले के एपिसोड्स में कि फौजियों को लड़कियों का आकर्षण बहुत होता है। छुट्टी तमाम हो गई, मैं यूनिट हाजिर हो गया। हमारे पॉकेट के नीचे की तरफ खेल का एक मैदान है। लड़ाई के पहले भारत पाक के बीच वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी वगैरह का मैच हुआ करता था। लड़ाई के कारण बंद हो गए थे। हमारे इन्फेंट्री के अधिकारियों और जवानों के ने पाक सेना के साथ फिर इसे मैच खेलने की बात सोची। बातें पक्की करने के लिए हम निकल पड़े। मास्टर बंसोड़े साहब, मैं और अन्य फौजी साथ में थे। पैरों में बूट, पैंट और सिर पर कैप नहीं थी। हमें सिविलियन की तरह जाना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही लगता था कि फौजी सामने से आ रहे हैं तो शायद फायर होने का डर रहता होगा। बॉर्डर के पास वाले बंकर पहुंचने पर सफेद झंडी लहरा दी गई। कुछ देर बाद पाक फौज ने भी सफेद झंडी लहराकर इशारा आगे बढ़ने का संकेत दिया। उसके अनुसार हम आगे बढ़ गए। वहां चाय पानी हो गई। फिर अधिकारियों में बातचीत होती रही। मैं बाहर घूमने निकला। आसपास खेती थी। एक टीला था, उस पार एक मकान था। मैं उधर देखता हुआ जा ही रहा था कि उस मकान से एक हसीना बाहर आ गई। मेरी हरी ड्रेस देखकर उसने पूछा, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ। आइए आइए। उसने मुझे आने के लिए कहा तो मैं डर गया। याद आया कि बॉर्डर पार दुश्मन का देश है। अजनबी हसीना को बुलाने पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, ठहरिए, वहां पोस्ट पर हमारा आदमी है, उसे बुलाता हूँ। वापिस आकर टेम्बे मास्टर के साथ ले लिया। उस हसीना ने हमें चारपाई पर बैठने के लिए कहा। वहां से हमारा पॉकेट नजर आ रहा था। उसने अपना नाम सलमा बताया। साथ में उसकी बूढ़ी माँ भी थी। उसने बताया कि उसका बड़ा भाई पाक मिलिट्री में है। उन पर ढाए जुल्मों की कहानी उसने सुनाई। हमारी और आपकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है सिर्फ दो सरकारों की। सलमा की बात सुनकर उस पर प्यार आ गया। वह हसीन भी थी और बुद्धिमती भी, बातों में मिठास। जब लड़ाई शुरू हुई तो आप लोग कहाँ गए? मैंने पूछा। कहाँ जाएंगे, यहीं रहते थे। जब हमारी फायरिंग होती थी तब? उस वक्त हमें अंदर के कमरे में जाना पड़ा। ये देखिए। उसने हमें वह कमरा दिखा दिया। देखकर हम चकित रह गए कि अंदर मोर्चे बने हुए थे। तो जो सरहद के पास मकान होते हैं, उन मकानों का इस्तेमाल किन किन तरीके से किया जाता है, ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है। मैंने कई बार इस घर को निशाना बनाया होगा। कुछ देर तक हम बातें करते रहे। सलमा हमारे लिए नींबू का शरबत ले आई। हमने गिलास हाथों में तो लिए, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सलमा ने भांप लिया। वह समझदार थी। उसने कहा, ठहरिए, मैं गिलास और ले आती हूँ। दूसरा गिलास लाकर उसने हमारे गिलासों से थोड़ा थोड़ा शरबत अपने गिलास में डाल लिया और हमारे सामने उसे पी लिया। उसने कहा, अब तो आपका शक दूर हो गया। हम शर्मिंदा हो गए। हमने शरबत पी लिया। जाते वक्त उसने मुझे अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो दे दी। फिर आने पर मेरी फोटो ले आने को कहा। कुछ दिन बीत गए। सलमा को देने के लिए मेरे पास फोटो नहीं थी। फिर मुझे दूसरी पोजीशन पर भेजा गया। सितंबर अक्टूबर में बॉर्डर सुनसान हो गया। वहां से हमें फरीदकोट जाना था। सारा सामान पैक करने के लिए 2-2.5 महीने बीत गए। सितंबर अक्टूबर में बॉर्डर सुनसान हो गया। क्यों? क्योंकि वहां बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और उस दौरान वहां किसी भी प्रकार का आवागमन बंद हो जाता है। मुझे याद है
2014 में अपने ट्रिप के दौरान करगिल जाना हुआ था मेरा, और वहाँ जो विजय स्थल है वहाँ तक होकर आई थी मैं। तो वहाँ बताया गया था कि किस तरीके से जब सर्दी के महीने शुरू होते हैं तो दोनों सिपाही जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं पहाड़ों से, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है, -60 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और वहाँ पर किसी इंसान का बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के हालातों का सामना होता है, इसलिए ये पोस्ट जो है वो सुनसान हो जाया करती हैं, और उसी का फ़ायदा उठाकर पाक की तरफ से गोलाबारी चालू कर दी गई थी करगिल लड़ाई के दौरान। तो ये मुझे वहाँ जाकर इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको साझा करने के लिए बताई। आखिर जाने का दिन आ गया। एक दिन पहले ही हमने अपना सारा सामान गाड़ियों में भरकर उन्हें हॉकी ग्राउंड पर लाइन अप कर दिया था। सुबह उठकर हम चल पड़े। हर पल कीमती लग रहा था, हर इंच भूमि मूल्यवान लग रही थी, हर तरफ हरियाली की हरी गंध फैली हुई थी। इस प्रदेश से विदा लेते हुए दुख हो रहा था, फिर भी कभी इस तरफ आने वाले नहीं थे हम। कदम भारी हो गए थे। हमारी यूनिट ने इस प्रदेश के लिए बड़ा त्याग किया था। हमारी गाड़ियां मेढार, राजौरी, सुंदरबनी पार करती हुई जा रही थी। चारों ओर नयन मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य झुक झुक कर आदाब कर रहा था। सलमा से फिर मिलना नहीं हुआ, इस बात की चुभन थी। चौरी चौराई की बड़ी चढ़ान चढ़कर ऊपर आ गए। मैदान में रुककर चाय नाश्ता ले लिया। अखनूर माधपुर ब्रिज को पार कर जम्मू शहर में आ पहुंचे। आखिर पठानकोट आ गए। शाम के 5 बजे होंगे। रिसेप्शन की चाय हो गई। हम अपनी बैरकों में चले गए। धूप काफी थी लेकिन जगह अच्छी थी। पंजाब की कड़ी धूप के दिन थे। हवा बदल जाने से मैं बीमार हो गया। शाम को बुखार चढ़ गया। मुझे मेडिकल अस्पताल में दाखिल किया गया। एक लेडी डॉक्टर ने जांच की। मुझे एयर कंडीशन रूम में भेजा गया। मेरे साथ गनर चौधरी भी थे। मुझे 3 इंजेक्शन और नींद की गोलियां दे दी गई। इससे मुझे नींद आ गई। वहां की नर्स अच्छी थी। उसमें मेरे लिए ममता का भाव था। वहां की लाइब्रेरी से मैंने 2-3 मराठी उपन्यास लेकर पढ़े। चौधरी की पत्नी 2-3 दफे मिलने आई थी। 3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मुझे नर्स को शुक्रिया कहना था, लेकिन उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। शनिवार छुट्टी का दिन था। शागिर्द फिल्म देखी। इतवार को घर को चिट्ठी लिख दी। मंगलवार नेमीनाथ को की चिट्ठी आ गई। उसकी लड़की हुई थी। गुरुवार को पक्की स्कीम शुरू हो गई थी। एक दिन पहले हमने गन पोजीशन की जगह निश्चित कर ली थी। गन पोजीशन से ओपी हर लाइन रात में खोद डाली। थोड़ा थोड़ा कहीं पर एरर है, जैसे मैं की जगह क्या लिखा हुआ है, तो एकदम मैं अटक जाती हूं वहां पर आकर। कड़ाके की सर्दी थी। डिगिंग करते वक्त उंगलियां ऐंठ जाती थी। खोदते या मिट्टी निकालते वक्त पेट की अंतड़ियां एक हो जाती। सुबह कैंप आ गया। मुंह धोने के लिए पानी हाथ में लिया तो हाथ झनझनाने लगे। कुछ भी ना करने को जी चाह रहा था, लेकिन क्या करते, फौजी जो ठहरे। हमने शहर के पास गुरु नानक कॉलेज के अहाते में एक पेड़ पर ओपी पोजीशन ऑक्यूपाई की थी। कॉलेज के छात्र, प्राध्यापक आदि देख जाते। एक्सरसाइज पूरे ग्रुप का होता था। सिलीगुड़ी न्यू साल क्षेत्र में एक पूरी कोर है। यहां से चीन और बांग्लादेश की सरहद नजदीक है। चाय के बागानों की प्राकृतिक सुंदर बनी है। दार्जिलिंग रमणीय स्थान है। वहां से प्रातः कंचनजंगा के शिखर पर सूरज की किरणें देखी जा सकती हैं। इतवार को सिलीगुड़ी शहर देख लिया। न्यू हाउस सिनेमा गृह में हमराज फिल्म देख ली। शाम को यूनिट लौट आया। 7 मार्च 1970 शनिवार के दिन शाम को छुट्टी की तनख्वाह 580 रुपए ले ली। तब पता चला कि हमारी यूनिट 1 महीने बाद सलामी पोजीशन को जाने वाली है। मैं तो कल तड़के ही छुट्टी पर जाने वाला था। दुख हुआ कि फिर इस प्रदेश को देख नहीं पाऊंगा। 8 मार्च 1970 को प्रातः 2 बजे उठकर तैयार हुआ। लेदर बैग ऑफिस के सामने वाली सड़क पर ले आया। तब तक गाड़ी भी आ गई। छुट्टी का सफर शुरू हो गया। गाड़ी आरपी गेट के सामने आ गई। गाड़ी का पंजीकरण हुआ। गाड़ी न्यूमला जंक्शन की ओर चल पड़ी। 5:30 बजे आसाम में
बरौनी में ट्रेन बदली, 85 आसाम मेल में से मुगल सराय, वहां से कोलकाता मुंबई एक्सप्रेस से मुंबई पहुंच गया। 10 मार्च 1970 मंगलवार शाम 6:30 बजे शोलापुर। कुछ और देर हो जाती तो माँ मजदूरी के लिए चली जाती। दादा और माँ ने शादी पक्की की थी। रूपा ने यह योजना बनाई थी। लड़की शोलापुर की ही थी। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती का मुहूर्त था। दिल्ली शादी शोलापुर में ही होने वाली थी। कन्या के घर वालों को मैं पसंद था। उन लोगों ने मेरी फोटो देख ली थी। मैं इनकार ना करूं इसलिए दादा ने मुझे जानबूझकर ही कुछ नहीं बताया था। मुझे लड़की की तस्वीर दिखा दी। मुझे सलमा की फोटो की याद आ गई। वह फोटो टेम्बे मास्टर के पास ही थी। छुट्टी आराम से गुजर गई। सिद्धना की शादी भी इसी मौसम में होने वाली थी। मेरा हम उम्र नेमिनाथ बाप बन गया। रूपा और विमला मां बन गई। अब मेरा नंबर था। टेम्बे मास्टर की आज चिट्ठी आ गई। शोलापुर के लोग शादी की बात करने आ गए थे। शादी पक्की हो गई। उन लोगों के साथ रूपा और सुधाकर भी आए थे। 14 अप्रैल के दिन मेरी शादी बौद्ध विधि से संपन्न हो गई। शादी में नेमिनाथ और सिद्धना आए हुए थे। ये वही दोनों दोस्त हैं जिन्होंने हमारे नायक के साथ गांव छोड़ दिया था। उस्मानाबाद से महबूब मुल्ला भी आया था। विमल कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी पत्नी सुमन सुंदर थी। सुमन के बाल सलमा जैसे ही लंबे और काले थे, लेकिन दोनों के चेहरे काफी अलग थे। विमल सुमन से कुछ ज्यादा गोरी है। फिर हम गांव चले गए। महार बस्ती के जवानों का इरादा था कि हमारी बारात निकाले। गांव वालों ने मना किया। अब तक किसी भी महार की बारात गांव में नहीं निकली थी। हम बारात को जाने नहीं देंगे। शोलापुर के लोग ताव में आ गए थे। आज भी यही बात बदस्तूर जारी है। महार क्या, कोई भी दलित, चाहे वे किसी भी जाति का हो, यदि अपनी बारात निकालता है तो आज भी 2021 में भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बारात पर हमला कर दिया जाता है या दूल्हे को मारा पीटा जाता है, पूरी बारात की पिटाई की जाती है। ये सब दुखद तो है ही, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल बदली नहीं है 1970 से लेके 2021 तक आते आते भी। उन्होंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, हम बारात जरूर निकालेंगे। मैंने बारात का विरोध किया। कहा अपने बौद्ध धर्म में बारात का विधान नहीं है। सबने मान लिया। मैं नहीं चाहता था कि मामूली बात से गांव में दुश्मनी पैदा हो। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने लायक है। बौद्ध विधि से लोग शादियां तो संपन्न करते हैं, लेकिन उतने ही मंत्रोच्चारण और उतने ही सब कुछ जैसे कि हिंदू धर्म की विधि में होता है। मुझे इन सब शादियों में कोई बदलाव नजर नहीं आता। यदि इतना सब मंत्रोच्चारण और सभी कुछ करना है स्टेज पे बैठकर, तो फिर हिंदू धर्म के अनुसार शादी करने में कौन सा मतलब पहाड़ टूट पड़ता है। दोनों में ही सेम खर्चा पानी आप करिए और मंत्रोच्चारण उसमें भी इसमें भी सब तरीके से, तो मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। सबसे बेहतर तो हो कि संवैधानिक शादी कर ली जाए, कोर्ट में जाकर दस्तखत कर दिए जाएं। छुट्टी खत्म होने लगी। 22 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस देखने हम शोलापुर चले आए। चिलचिलाती धूप, लंबा जोश भरा जुलूस, तरह तरह के बाजे, जय भीम के उद्घोष से सारा वातावरण गूंज रहा था। नौजवान नाच रहे थे। औरतें लड़कियां सज धज कर जुलूस में शामिल हो गईं। जुलूस में जोश और उमंग भरा हुआ था। एक एक चौराहा पार करते हुए जुलूस शहर के बीच आ गया। तभी सहसा पथराव शुरू हो गया। एक पल में माहौल बदल गया। दंगा फैल गया। एक ही पल में पूरा माहौल बदल गया। इसका मतलब ये माहौल बदलने की तैयारी पहले ही कर ली जाती है कि फलां जगह से जुलूस निकलेगा तो क्या हमें करना है, कैसे उसे दंगे को के रूप में बदल देना है और मारकाट मचानी है दलितों के प्रति। आगजनी, पथराव, मारकाट को काबू में करने के लिए पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। मेरे ससुर के मकान पर भी पत्थर गिरे। सब लोग घबरा गए। सुमन डर के मारे कांप रही थी। मुझे सलमा की और उसके घर में बने मोर्चों की याद आ गई। मुझे घर मोर्चे जैसा लगने लगा। बिल्कुल सही बात है, क्या फर्क रह गया। कुछ देर बाद सुधाकर आ गया। उस पर काफी मार पड़ी थी। वह पिए हुए था और बड़बड़ा रहा था। अब इसके आगे
जो डायलॉग है सुधाकर का, उसमें बेहद गंदी गलीज गाली भी है जिसे मैं जस का तस पड़ जाऊंगी। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगती हूं आपसे। और बड़बड़ा रहा था, मेरे यार क्यों डरता है, गांडू की औलाद है क्या? अरे मैं लड़ा हूं, गोली खाई है मैंने, उसके सामने ये दंगल क्या चीज है? भीमा भारत पाक के विभाजन के वक्त कैसे दंगे हुए थे जानता है। अरे तब हमने हजारों मुसलमानों को पाकिस्तान सुरक्षित पहुंचा दिया और पाकिस्तान से हजारों हिंदुओं को अपने देश ले आए। मुझे 3 मेडल मिले हैं। हम गोली को डरता है? सुधाकर का बड़बड़ाना लोगों के लिए शराबी का बड़बड़ाना था, लेकिन मैं उसकी भाषा को समझ रहा था, उसकी पीड़ा को जान रहा था। वो पीड़ा जो सरहद पर एक फौजी लड़ता है, वही पीड़ा उसे अपने देश के अंदर भी महसूस होती है। हम अपनी ही बस्ती में कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या हम बॉर्डर पर रहते हैं? 2 दिन बाद दंगा शांत हो गया, छुट्टी खत्म हो गई। रेलवे स्टेशन पर विदा के लिए माँ, दादा, श्रीकांत, इंदिरा, सास, ससुर, सुमन, सुधाकर, रूपा, राणू बुआ, कितने ही लोग पधारे थे। मैं यूनिट पर हाजिर होने निकल रहा था। स्टेशन मुझे सूना सूना लगने लगा। लड़ाई जीत कर आया था, तब मुंबई स्टेशन पर कैसा शानदार स्वागत हुआ था। मेरे देश की जनता ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया था। आज मैं अपने सगे संबंधियों को दंगाग्रस्त शहर में छोड़कर जा रहा हूं, तो मेरा मन दहशत से भरा हुआ है। उसी दहशत से भरा हुआ है जिस दहशत से सरहद पर लड़ते वक्त होता है कि कब कौन साथी कहां साथ छोड़ दे। इतनी फायरिंग हुई, लेकिन कभी इतना नाउम्मीद नहीं हुआ था। मैं अपनी माँ, बहन, बीवी को किस दुश्मन के प्रदेश में छोड़कर जा रहा हूँ? ये कैसा माइनफील्ड है। मुझे सलमा की कहानियां याद आ गई। कुछ साहस बन गया। ऐसी सलमा अकेली तो नहीं है। हम राष्ट्र की सरहद पर लड़ रहे हैं और दंगाई जाति धर्म की सरहद पर लड़ रहे हैं। सुमन, सलमा, विमल भी तो सरहदें हैं। सुमन को सुरक्षित रहना होगा, सलमा को सुरक्षित रहना होगा, विमल को सुरक्षित रहना होगा। तो फिर हमें भी अपनी सरहदों को बदलना होगा। मैं मुंबई स्टेशन पर उतर पड़ा। अब आगे जाने वाली गाड़ी को पकड़ना होगा। तो यही वो खूबी है। शरण कुमार लिम्बाले जी की सोच में स्त्री विमर्श आपको जगह जगह मिलेगा। उनका केंद्र में स्त्री विमर्श है। ये बहुत बड़ी बात है कि वे स्त्रियों को लेकर भी भरपूर सोचते हैं कि ये सब भी तो सरहदें हैं, इनको सुरक्षित रहना पड़ेगा। सरहदों से मतलब यहाँ पर मानसिकता से है। यदि इन सरहदों को बचाना है तो अपनी मानसिकता में बदलाव लाना है। सरहद पर तो आप दुश्मन से लड़कर जीत भी सकते हैं, लेकिन उस दुश्मन का क्या जो आपको अपने ही घर में चुनौती देता है। तो यहाँ पर ये कहानी और ये पुस्तक दोनों समाप्त होते हैं। ये कहानी, ये पुस्तक आपको कैसी लगी, इससे कुछ शिक्षा भी आपको मिलती है या नहीं, ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ। समाज के लिए जो मुझे करना चाहिए सो मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो ये होता कि आप लोग संदर्भ सहित टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में डालते, कहीं कोई कमी लगती तो मुझे बताते, जिससे बेहतर करने की कोशिश की जा सकती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर छोड़िए, मैं अपनी समझ से, अपने बुद्धि विवेक से जो कर सकती हूँ सो मैं कर ही रही हूँ। रतन जी भी कर ही रहे हैं, अंबेडकर नामा की पूरी टीम इनफैक्ट कर रही है। तो अगले एपिसोड में नई पुस्तक, नए लेखक के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। कई सारी पुस्तकें आप लोगों के लिए मंगवाई हैं। थोड़ा सोच विचार करूंगी कि अगली पुस्तक कौन सी होनी चाहिए। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।